50 पहुंचाओ, 46 बच्चे हैं अभी, 4 और ऐड करो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे आ गए, यहां तक आ गए। अब इसके बाद इसको बड़े प्यार से आराम से बिना गुस्सा हुए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने में कुछ तो है नहीं बच्चों, नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाना है कि यहाँ पे q इज इक्वल टू, ये बेचारा कांस्टेंट है a, इसको भी पड़ेगा ऐसा खटा धक्का पड़ेगा तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो है बाहर चला गया, ठीक है बच्चों। और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 1 है तो हो जाएगा ये बच्चों t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट t1 से लेके कहां तक t2 तक और प्लस ये देखो ये bt स्क्वायर है तो b बाहर जाएगा, अरे तो b तो कांस्टेंट ना है, वेयर a b c आर कांस्टेंट, तो b बाहर चला गया। अब t का हमने आपको क्या बताया इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा x का पावर n dn, क्या लिखते हैं बच्चों ऐसा x का पावर n प्लस 1 अब बाय n प्लस 1, इसी फॉर्मेट में देखो ना x, तो ये t dx dt n का वैल्यू क्या है 2, तो यहां से क्या कर देंगे b t 2 प्लस 1 3 और बाय 3 t1 से लेके t2 तक, क्लियर। इसके अलावा इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए लास्ट में सिर्फ क्या बच्चों c को इंटीग्रेट करना है और c तो एक नंबर का क्या है कांस्टेंट है, तो ये कहां जाएगा बाहर, ठीक है। तो c बाहर चला गया और dt का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा बच्चों t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, है ना। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट पुट कर देंगे t1 से लेके t2 तक। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो मेरी बात, यहाँ पे a t में a कांस्टेंट है बाहर चला गया, t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। bt स्क्वायर में b कांस्टेंट है बाहर चला गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन है t क्यूब बाय 3 और c dt, तो c तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों t, है ना। तो ये कंडीशन है हमारा, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अब ये आने के बाद अब अपन यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों सुन रहे हो, बदमाश बच्चों सुन रहे हो। अब इधर देखो कि लिमिट पुट करेंगे कैसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये लिमिट है, लिमिट अपर लिमिट इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। तो देखो a बाई 2 बाहर कर दो, ठीक है, a बाई 2 बाहर कर दो, अपर लिमिट t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, बस ये कर दिए। एंड बच्चों आगे प्लस b बाय 3 t2 का क्यूब माइनस t1 का क्यूब एंड प्लस c t2 माइनस t1, यहां से वैल्यू जो आएगा यही हमारा क्या हो गया बच्चों आपका q हो गया, ठीक है। तो ये अपने सेक्शन का जो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम हो सकता था वही मैंने आपको करा दिया, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको बातें जो थी रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये मैंने आपको बताया है, करा दिया है, ठीक है। एक बार प्यार से बिना गुस्सा करे स्माइल करते वैसे चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और एक मैसेज टाइप करो सिंपली यस और नो, अगर समझ में आया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो। आपका मैसेज हमको एनर्जी देता है बच्चों और एनर्जी जितना ज्यादा मिलेगा आपको बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब आपको बता दे कि इन तीनों में से हमारे साथ जो आगे कंटिन्यू होने वाला है तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंटिन्यू होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक टोटल और मोलर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोलर हीट कैपेसिटी है और ये हमारे साथ आगे चैप्टर में कंटिन्यू होगा। कौन, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोसेस डिपेंडेंट, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर आप रफ में लिख रहे हो तो आप लिख लेंगे बच्चों कि प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मतलब ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो ना इसका पूरे पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, इस बात का ध्यान रखना। और अभी मैं एक एक बात रीजन बताऊंगा, कहीं कंफ्यूजन होगा पूछना, ठीक है, उल्टा नहीं सोचना। सबसे पहले
हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब dt इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका 0, ठीक है। अब मैं आपको बात अगर बताऊं हीट कैपेसिटी के बारे में कि आइसोथर्मल का हीट कैपेसिटी क्या होगा, प्रॉब्लम जेई में, नीट में, जेई एडवांस में आ चुका है। आप जाके प्रीवियस ईयर के बुक में जब देखोगे आपको मिलेगा, मतलब ये जो आपने पढ़ा है वही चीज है, बट ये थोड़ा सा ऊपर की बात है, एडवांस टाइप की बात है। अब इससे पूछ रहा है कि बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट कैपेसिटी जो हमको पूछ रहा है वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, पहले मेरी बात सुनो। जो भी हमने हीट कैपेसिटी बच्चों आपको पढ़ाया उसमें क्या बोला था, टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन तो यही था कि हीट सप्लाई टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज व्हाट, हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। अब बात यह है यार जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt इक्वल टू 0 है, तो इसमें हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें फॉर 1 मोल ऑफ सिस्टम या फिर n मोल, जिसके लिए भी बात करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, Cm इज इक्वल टू dq बाय dt, ऐसे लिखते थे अगर आपको याद होगा तो हीट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, बट dt का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 के बराबर, टेंड्स टू 0, तो सम कांस्टेंट बाय 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड, इंफिनिटी। तो सीधा बात बता दीजिएगा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का आपको हीट कैपेसिटी C पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों आपका इंफिनिटी, ठीक है, समझ गए। फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर हीट कैपेसिटी हो या टोटल हीट कैपेसिटी हो, क्योंकि ये हमने मोलर के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि मोलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आगे कंटिन्यू होने वाला है इसीलिए। तो मोलर में dq by dt, और यहाँ पे अगर n मोल के लिए इनटू n, तो dt की वैल्यू तो 0 है ना, तो सम कांस्टेंट बाय 0, क्योंकि ऊपर जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर जा रहा है और नीचे dt जा रहा है, dt की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया c का वैल्यू इंफिनिटी। अगर स्पेसिफिक होता तब भी इंफिनिटी, टोटल होता तब भी इंफिनिटी, और आपका मोलर है ये भी इंफिनिटी। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताया। देखिए इसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ा और आपको समझ में आ गया। अब आप एक बार मुझे रिप्लाई कर दे मेरे प्यारे बच्चों कि आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट कैपेसिटी इंफिनिटी जो आया है वो पूरा क्लियर दिमाग में फिट हुआ कि नहीं फिट हुआ, जल्दी से रिप्लाई कर दो बिना टाइम खराब किए, फटाफट कर दो, एकदम जितना फास्ट कर सकते हो करो, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जो कंडीशन है वो लगाएंगे कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt का वैल्यू 0। अब भाई टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो हीट कैपेसिटी कहां से डिफाइन होगा, लड्डू नहीं होगा, सीधा बात। इसीलिए यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो गया इंफिनिटी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट दोगे, मिनिमम दोगे या ज्यादा दोगे, कुछ भी दोगे, और dt वैल्यू तो 0 रहेगा हर बार, तो नेट वैल्यू बार बार क्या होगा बच्चों, इंफिनिटी। अभी कैसा होता है कि बहुत बच्चों को इंफिनिटी पता ही नहीं रहता, तो मेरे प्यारे बच्चों इंफिनिटी एक ऐसा वैल्यू है जो बहुत डिफाइन है, बहुत बड़ा है, और वो कैसे आता है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर को जब 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाता है क्या बच्चों आपका इंफिनिटी, 1/0, 2/0, कुछ भी, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब सेकेंड में पूछ रहा हूं, ठीक है, और सेकेंड में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड क्या बच्चों, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान देने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। अभी मैं पूछना चाहता हूं आपसे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट या वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होता है। तो आपका बहुत सही जवाब है
कि वॉल्यूम है बच्चों कांस्टेंट, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट बच्चों एंड डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से यहां सेट कर लो और सुनो कि मोलर हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर में कंटिन्यू कौन होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे मेरा नाम है रमेश सिंह और मेरा निक नेम है इंटरनेशनल स्टार, ठीक है। तो हर एक का निक नेम होता है कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। इंटरनेशनली पॉपुलर हूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा, इसीलिए मुझे लोग प्यार से इंटरनेशनल स्टार कहते हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही अब यहाँ पे कैसा है कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम ऐसे सीएम से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी मोलर हीट कैपेसिटी का पहले तो रिप्रेजेंटेशन बदलेंगे। बोलोगे सर कैसे? तो अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट क्या है बच्चों, वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्यार से यहां लगा देंगे सी में भी, ठीक है। सी में भी लिखा रहा है तो आप क्या समझ जाएंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉन एज व्हाट बच्चों, सीवी। क्लियर है? हम क्या बोले, निक नेम जैसे होता है, हर इंसान का नाम होता है अपना, एक स्कूल वाला नाम, कॉलेज वाला, और घर में होता है ना टोनू, मोनू, टिंकी, पिंकी, बबलू, है ना, टपलू। इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाम होता है कंडीशन के बेसिस पे। और दोस्त अलग से नाम देते हैं, क्लास में सो अलग, है ना, दोस्त भी निकनेम अपने हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। तो बस वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मोलर को तो सीएम हम बोलते ही थे, अब प्यार से यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, सी भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे भी लिखा है तो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को। अब वैसे ही अगर हम बात करें फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो क्या लिखते थे बच्चों हम लोग कि Cm इज इक्वल टू dq बाय dt, ऐसे लिखते थे। बट अब थोड़ा लिखने का तरीका बदल देंगे, Cm को पोजीशन पर रख देंगे v, Cv इज इक्वल टू dq बाय dt, और यहाँ प्यार से लिखेंगे छोटू सा v। और आपको पता है ना कि जब भी नीचे कुछ लिखते थे v, p, t, x, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। तो Cv इक्वल टू dq बाय dt at constant volume for 1 mole of substance, क्या लिख सकते हैं, Cv is equal to dqv, अब बाय क्या बच्चों आपका dt, मतलब heat related to system at constant volume को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यार से, dqv, ठीक है बच्चों। तो ये बात को आप ध्यान रखना, this condition is only valid in case of isocoric process, ठीक है, हर बात पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं इंटरनेशनली पॉपुलर हूं इसीलिए मेरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टार, ठीक है। तो बस वैसे ही बच्चों, जो जैसा होता है वैसे ही उसी हिसाब से उसका नाम होता है, निकनेम। तो बस यहाँ पे कंडीशन है, मजाक लग रहा है तुमको, यार क्या बोल, अब जरा इधर देख, सच में यार, सच बता रहा हूँ, मजाक मैं नहीं करता कुछ भी, कभी मजाक करता हूँ पढ़ा कर, देखो सच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर देखो, Cv इक्वल टू क्या है, dqv बाई dt, ठीक है। तो यहां से ये कंडीशन आ गया, एंड फॉर व्हाट बच्चों, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब अगर इसी चीज को हम बात करते, अगर बात करते हैं फॉर n मोल ऑफ गैस, तो यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, Cv इक्वल टू dqv बाय n dt, मतलब कुल मिला के यहां से क्या आया था कि q इज इक्वल टू Cv dt T1 से लेके T2 तक, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग 90% केसेस में इस Cv का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और इसको कैसे निकालेंगे बच्चों वो मैं आपको बताऊंगा आज। और एक बात ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी उन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जितना भी इंपॉर्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी उसमें सबसे टॉप पे कौन रहता है, Cv, और इसके अलावा एक और आता है Cp, ठीक है। ये दोनों केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, खास करके थर्मोडायनेमिक में। आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं बच्चों। तो ये आ गया फॉर बच्चों 1 मोल ऑफ गैस। और यही चीज अगर हम बात करते हैं कि फॉर n मोल ऑफ गैस, तो n मोल गैस के लिए क्या होगा, फॉर n मोल गैस क्या रहेगा बच्चों, QV इज इक्वल टू QV
इज इक्वल टू एन सी भी और डी टी T1 से लेकर कहां तक बच्चों T2 तक। तो बस वही चीज है। और यहाँ देखो प्यार से भी लिखना चालू कर दिए, मतलब ये क्या है, नहीं सर की पीएम से बातचीत तो नहीं है, कर लेंगे, टाइम मिल रहा अभी। तो ये जो क्यूबी है एनसीबीडीटी हो गया T1 से लेकर T2 तक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्यूबी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए बच्चों, क्लियर है। तो ये बात है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ तक जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। क्यूबी का क्या वैल्यू होगा ये आपने लिख लिया। अब एक बार बता दूं कि इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानेंगे वो बताता हूँ। मतलब एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर आप फ्लॉट लगा दे बच्चों FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब क्या होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। और अब आपको अच्छे से पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू क्या होता है dV, V1 से लेके V2 तक, मास्टर की फॉर्मूला। अब एट आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो dV का वैल्यू क्या है 0, तो यहां से वर्क डन का वैल्यू भी क्या हो गया 0, ये वर्क डन जो है वो 0 हो गया। तो जो डेल्टा U है वो किसके बराबर हो गया Q के बराबर, बट ओनली इन केस ऑफ व्हाट बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या डेल्टा U, मतलब इसको लिख सकते हैं du इज इक्वल टू क्या आपका dq, कौन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कंडीशन आ गया। अरे ये लार्ज चेंज है, इसको स्मॉल चेंज में कर दिए कि du इक्वल टू क्या आपका dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट बच्चों ओनली फॉर इन केस ऑफ व्हाट आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ लगा दिए ना तो वर्क डन 0 हो गया ना, इसलिए डायरेक्ट जो डेल्टा U है वो Q के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपने यहाँ बता दी। अब इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज हम ऐसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे कि जैसे हम लिखते थे ना कि CV इज इक्वल टू dQV बाय dt, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर n मोल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए CV इक्वल टू क्या आ गया dQV बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरी बात को जरा देखिए, dQV के बदले हम क्या रख सकते हैं du, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। अब इसको यहां आके पुट कर देंगे कि CV इज इक्वल टू du बाय dt, है ना, ये चीज यहां पे रख दिए, बट एट व्हाट बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से CV का वैल्यू आ गया। जैसे आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा सर इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यहां से एक रिलेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हम यहां से लिख सकते हैं कि du इज इक्वल टू क्या CV dt फॉर व्हाट 1 मोल ऑफ गैस। लेकिन अगर यही बोले कि बताओ n मोल गैस के लिए कितना है, तो du इज इक्वल टू n CV और क्या आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u2 u1 मतलब डेल्टा u, और ये जाएगा ncv, और ये क्या होगा t2 t1 मतलब क्या होगा ncv डेल्टा t। तो यहां से ये कंडीशन आ गया। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे जो है फिट कर ले, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखो बच्चों हमने क्या कहा कि चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां लगा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन 0 हो गया, डेल्टा U Q के बराबर, डेल्टा U Q के बराबर, तो du जो है dq v के बराबर, है ना, ये चीज लिखिए। तो ऐसे जो नॉर्मल हम यहाँ लिखते थे कि CV इक्वल टू dq by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस dq के पोजीशन पे du रख दिए, तो du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। बाद में इसको जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो du इक्वल टू क्या आ रहा है आपका CV dt, ठीक है। अब du इक्वल टू नेट क्या आ जाएगा बच्चों आपका n CV और dt फॉरवर्ड बच्चों n मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए और साथ ही साथ रफ में इसको लिख लीजिए जल्दी से बच्चों, और रफ में लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी कंप्लीट करो, और पूरी बात समझ में आ गई तो प्यारा सा यस YES, या फिर ऐसे एस भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, या वाई भी लिख दोगे तो आपका टीचर समझ जाएगा कि आप हाँ बोलना चाह रहे हो, आप समझ गए। और कुछ लिखना है प्यार से तो वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जानो यार क्या लिखना है, ठीक है।
सही है, चक चक कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद अगर आइसोबैरिक आया है ना, आइसोकोरिक आया, आइसोथर्मल आया, तो आइसोबैरिक रोएगा ना कि पापा हम भी जाएंगे, आइसोबैरिक हुआ, कोरिक गया, थर्मल गया, तो हम काहे नहीं रहे। तो आइसोकोरिक गया था, आइसोथर्मल गया था, है ना, तो आइसोबैरिक रोने लगा पूरा एकदम, है हम भी जाएंगे। तो फिर साइंटिस्टों ने बोला अच्छा ठीक है रो मत, हम तेरे को भी लिखते हैं। तो फॉर बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, रफ में जरूर लिखते जाना बच्चों, तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे फिर बाद में, है ना। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो प्यार से फिर वही करेंगे, वही एग्जांपल जो इंटरनेशनली पॉपुलर है, हो गया इंटरनेशनल स्टार। बस वैसे ही इधर क्या कंडीशन है बच्चों, कि नॉर्मली क्या है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है सीएम, अब उसको प्यार से लिखेंगे सीपी, ठीक है, सीपी, सीएम इज इक्वल टू सीपी, बट ओनली इन केस ऑफ व्हाट बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस, बिकॉज इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और कोई इसका रीजन नहीं है, ठीक है। मतलब सीधी बात है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज व्हाट, सीपी, नॉट स्पेसिफिक और नॉट टोटल, हम बात कर रहे हैं मोलर का, ठीक है, ये बात में ध्यान रखना। अब देखो जैसे नॉर्मली सीएम लिखते थे क्या लिखते थे कि डी क्यू बाय dt, ऐसा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, है ना। तो सीएम को अगर यहाँ लिखेंगे सीपी, तो ये रहेगा डी क्यू बाय dt एट कांस्टेंट बच्चों प्रेशर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू डी क्यू पी बाय dt। क्यूपी का मतलब क्या बच्चों, हीट सप्लाइड और हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो भी हीट का चेंज चलेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को हम लोग बोलेंगे DQP। अब इसके बाद हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पढ़ाया था, वर्क डन, हीट, है ना, इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन तो डिटेल पढ़ा दिए, हीट भी डिटेल पढ़ा दिए, और जो इंटरनल एनर्जी है वो मैंने रफली तो आपको कम से कम समझा ही दिया। एक बचा इंथैल्पी, जिसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला था, है ना। तो यहाँ बच्चों इंथैल्पी जब इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने उसको, तो सारी बातें आपको बताऊंगा, बट अभी से एक बात बता दूं बच्चों कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट का चेंज होता है उसी को बच्चों हम लोग इंथैल्पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू dH बाय dt, है ना, dH बाय dt, बिकॉज कांस्टेंट क्या है बच्चों आपका, प्रेशर। मतलब हमने क्या किया कि dQp को dH से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपको जब पढ़ाएंगे डिटेल में तब पता चल पाएगा, अभी नहीं पता चल पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया यहाँ तक आपका आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब देखो लिखो जल्दी से, और यस लिखो अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो फटाफट। इसके बाद क्या है सर, डीएच कहां से, हाँ, डीएच जो है एक ये थर्मोडायनेमिक ये भी क्वांटिटी है, इसके बारे में आप अभी नहीं जान पाओगे, ये जब आगे आप पढ़ेंगे ना थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में एंथैल्पी जब पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको इसका रिलेशन इसके साथ बता दूंगा, ठीक है। ये अजम्पशन है, इसको याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज होता है ना उसी को एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हीट का एक्सचेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ओके, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद जो है, अब कैसे घर में दो चार बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, जब दो चार बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, तो पांचवा बच्चा अगर कोई है घर में वो भी रोने लगेगा हमको भी जाना है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो भी बोलेगा हमको भी डिफाइन करो। तो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस तो बहुत प्यारा होता है, एकदम मासूम सा। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0, है ना। तो सिंपल सा बात है कि जो सी होगा मोलर वो dq बाय क्या होता है dt, dq बाय dt फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर dq का वैल्यू यहाँ पे जब ये भाई हीट का वैल्यू 0 है ना, हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस में,
तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 बाय सम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों 0, तो मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या आपका 0 एट व्हाट एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो इन सभी को अगर एक साथ लिखे तो आपको याद रखना, इतना बार बार डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, तो सीधा अगर बात करें आइसोथर्मल का तो मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। बात करें एडियाबेटिक का तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों 0। बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस का तो सीबी क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी सीएम क्या हो जाएगा बच्चों आपका आइसोकोरिक का सीबी हो जाएगा। एंड आइसोबैरिक का अगर बात करें बच्चों आइसोबैरिक का तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका सीपी। ठीक है, आइसोबैरिक में मोलर वाला सीपी के बराबर, ठीक है, आइसोकोरिक में मोलर वाला सीबी के बराबर। ये बात ध्यान रखना है ये चीज। और इसमें एक नया आपने क्या पढ़ा कि dqb इज इक्वल टू क्या आपका du, heat supplied at constant volume is equal to du, and dqp at मतलब heat supplied at constant pressure is equal to क्या बच्चों आपका dh। ये दो टर्म जो है इसको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में इसके आगे सीबी के बारे में और सीपी के बारे में, क्योंकि जितने भी हीट कैपेसिटी आप पढ़े हो उनमें सबसे जलवा ज्यादा किसका है बच्चों सीबी का और किसका सीपी का। ठीक है, और आपको अगर याद होगा तो यहां से हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि du इज इक्वल टू n, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो हमने फॉर्मूला को बताया था बच्चों कि du इज इक्वल टू n cv dt, है ना, बट ये एट व्हाट कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए cv लिखा हुआ है, और dh इक्वल टू क्या बच्चों n cp dt, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि इसके केस में cp डिफाइन था, तो ये दो फॉर्मूला यहां से आता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको कुछ कंडीशन और बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं आपको रिलेशन बिटवीन सीपी सीबी एंड गामा। ठीक है, अब ये तो पहले डायरेक्ट बता रहा हूं, बाद में डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे इनका रिलेशन आया, किस तरीके से साइंटिस्टों ने इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, और मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन सीपी सीबी एंड गामा। ठीक है, गामा, अब देखो ये सीपी क्या है तो आपको पता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके माय डियर स्टूडेंट, सीबी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये गामा क्या है बच्चों, तो ये गामा होता है पॉइजनस रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो के नाम से इसको लोग जानते हैं। और बच्चों ये जो सीपी होता है सीबी होता है, ये कैसे निकालेंगे, ये किसी गैस के लिए क्या होगा कांस्टेंट होता है, ये सारा बात आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनो समझो और सीखो। सबसे पहली बात तो बच्चों आप ये याद रखना कि सीबी माइनस सीबी ये आर के बराबर होता है बच्चों। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ये रिलेशन है। ये कैसे आया है आपके मन में क्वेश्चन होगा, बट मैं नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट करने वाला हूं जहां डेरिवेशन आपको बताऊंगा, पूरा चीज डिराइव करूंगा और डिराइव करने के बाद बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये लिखते जाइए कॉपी में, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों आर। और इसके अलावा एक और रिलेशन है, ये गामा कैसे निकलता है पॉइजनस रेशियो, गामा का वैल्यू होता है बच्चों सीपी बाय सीबी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीबी। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये सीपी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीबी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम का आप रेशियो निकालोगे ना, उस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों गामा बोलते हैं, गामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद आप देखिए और है कि जैसे आप यहां से लिख सकते हैं इसको क्या कि सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर, ऐसे लिख सकते हो सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर। अब इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, या फिर मान लीजिए यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी इज इक्वल टू गामा टाइम्स क्या बच्चों आपका सीबी, गामा टाइम्स क्या आपका सीबी, ये लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा गामा टाइम्स सीबी माइनस ऑफ सीबी इज इक्वल टू आर। यहां से सीबी आप कॉमन ले लो, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका आर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ गया आपका कि सीबी इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर।
तो यहाँ से जो सीबी का वैल्यू है, सीबी का जो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों आपका, आर बाय गामा माइनस 1। और ये मेरे कहने पे मत जाइए, आप प्रीवियस ईयर या इंटरनेट तो आपके पास है ना, नेट पे जाके सर्च करिए जेई नीट प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर नीट जेई प्रॉब्लम रिलेटेड टू सीपी सीबी और गामा, जिसमें बच्चों सीपी और सीबी के डायरेक्ट रिलेशन को एक बार पूछा है, दूसरे बार सीबी को आर बाय गामा माइनस 1 में एक्सप्रेस करना था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और मैं भी आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप भी देखना। तो डायरेक्ट पूछता है। तो यहां से ये कैसे आया, ये रटना तो नहीं है लेकिन मैं निकालने का तरीका बता दिया। सबसे पहले ये आया, ये रिलेशन याद रखिएगा कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर, ठीक है, और गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाय सीबी। यहां से हमने कर दिया सीपी इज इक्वल टू आर, गामा टाइम्स सीपी। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर गैसेस स्टेट में, वही है ना, ये है आपका Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स Cv। अब इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो Cv कॉमन हो गया, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया R, तो Cv इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R बाय गामा माइनस 1। अगर इसी तरीके के वैल्यू को Cp के लिए अगर एक्सप्रेस करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले कि आपका यहाँ से Cv इज इक्वल टू Cp बाय गामा, है ना, ये चीज आ जाएगा, क्योंकि अगर ये Cv यहाँ भेज दिए, गामा यहाँ भेज दिए तो Cp बाय गामा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ जाएगा बच्चों Cp माइनस ऑफ Cp बाय गामा इज इक्वल टू R। Cp कॉमन ले लीजिए, गामा माइनस 1 बाय गामा, है ना, इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका R। अब Cp इज इक्वल टू आ गया R इंटू गामा बाय गामा, गामा बाय गामा माइनस 1। ये रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर की बुक में चले जाइए, सिर्फ मेंस या नीट नहीं एडवांस में चले जाओ, वहां भी आपको मिलेगा कि डायरेक्ट पूछा है सीपी का क्या होगा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ गामा, है ना, तो ये बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे 4 वैल्यू पढ़ा बच्चों, क्या क्या पढ़ा, नंबर 1 सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, दूसरा क्या पढ़ा आपने सीपी बाय सीबी इज इक्वल टू आर गामा, थर्ड आपने क्या पढ़ा सीबी इज इक्वल टू आर बाय गामा माइनस 1, और 4 आपने क्या पढ़ा सीपी इज इक्वल टू आर टाइम गामा बाय गामा माइनस 1। ये 4 से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने की चांसेस रहती है, ठीक है। यहां तक मैंने ये बातें भी आपको बच्चों बता दिया। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दे कि जो भी आपको मैंने ये पढ़ाया सीपी सीबी गामा और इनका रिलेशन, सीपी का सीबी का गामा का, ये क्या आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हमें एनर्जी सभी स्टूडेंट से चाहिए, मेरे लिए सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, कि आप सबको कॉलेज भिजवाएंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है, हाँ जल्दी से एकदम बताते जाओ, यस ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे। अब बच्चों मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट सीपी एंड सीबी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने आपको बताना है, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। पहले तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट में एटॉमिसिटी, है ना, एटॉमिसिटी क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। अब व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट एटॉमिसिटी। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो एटॉमिसिटी, देखो मेरी बात को सुनो, मैंने आपको पहले सीपी सीबी क्या होता है पढ़ा दिया, सीपी सीबी का रिलेशन बता दिया, गामा क्या होता है कैसे निकलता है वो बता दिया, बट हाउ टू कैलकुलेट सीपी एंड सीबी फॉर एनी टाइप ऑफ गैस वो आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, और फिर वो रिलेशन भी आ जाएगा आपके पास। क्लियर बच्चों, तो जरा बात को ध्यान से सुनना, सारा कुछ प्रूफ करके बताऊंगा जो भी यहाँ लिखा हो। एक बार और लिखूं क्या ये सारे रिलेशन जो भी आए थे, ये आपको समझ में आ गया। मेन ये याद रखना बच्चों, ये याद रखना सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, और दूसरा सीपी बाय सीबी इज इक्वल टू गामा। बाकी वो जो दो है ना वो आप डिराइव भी कर लोगे, ठीक है, वो दो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सीपी को सीबी टर्म्स में एक्सप्रेस करके यहाँ पुट कर दो, सीबी आ जाएगा आर बाय गामा माइनस 1, सीबी को
सीपी के टर्म्स से यहाँ पुट कर दो, सीपी का रिलेशन आ जाएगा आर के टर्म्स में और गामा के टर्म्स में, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, है ना, और पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक तो मेरे प्यारे बच्चों मोनो एटॉमिक किसको कहते हैं, मोनो एटॉमिक गैस किससे कहते हैं? तो सीधी बात याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट करेगा, एक एटम प्रेजेंट रहेगा, उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे, एटॉमिसिटी के बेसिस पे, ठीक है, एटॉमिसिटी। और बच्चों डायटॉमिक जहां पे 2 एटम प्रेजेंट रहता है, ट्राइएटॉमिक जहां 3 एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और पॉलीएटॉमिक जहां मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा बोलकर। मेरी बात सुनो, किसी मॉलिक्यूल में एटम का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं कि वो कितना है और कहां है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात सुनो मेरी, बात ये है कि मान लो ये कोई भी एटम है एक्स, ठीक है, और ये इसका पैर है, पैर, सरन, सुनते हो ना, सरन में गए, पैर छूने गए, ठीक है, तो पैर है इस एटम का, यहाँ पे पैर के पास जो नंबर रहेगा वो नंबर ये बताएगा कि एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बना है उसमें ये नंबर वाइज कितना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अभी 2, ठीक है, इसका मतलब ये कंबाइन करके x मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, जिसमें x एक एटम है और ये नंबर वाइज कितना है 2, इसका एटॉमिसिटी क्या होगा बच्चों 2। अगर बात करें H2O का, बोलेगा इसका एटॉमिसिटी क्या है, तो H2O में क्या है, वाटर है इसका नाम। वाटर कैसे बना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो अब बात यहां देखो, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसके नीचे क्या लिखा है बच्चों 1, है ना। तो पैर के पास जो नंबर लिखा रहेगा वो बताता है कि उस मॉलिक्यूल में उस एटम का अपीयरेंस कितने बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों 2, बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ अब जरा इधर देखो, H2O जो है इसमें दो है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, और 2 और 1 क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। अगर हम X2Y3 का बात करें, बोलेगा बताओ इसका एटॉमिसिटी कितना है, तो देखो यहाँ पे नंबर वाइज कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 2 कितना हो गया बच्चों 5। इसके बाद एक होता है होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।